हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं उसका मैं अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में संविधान के निर्माण के बारे में जो है वो बतलाया था कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, उसमें कौन कौन से सदस्य थे और कौन जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप जो है पीछे वाला अगर वीडियो देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें जो है वो नोट्स करवाया है। ये सारा चीज़ जो है वो मैंने करवाया है कि महिलाओं का प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में कितना था, तो 15 महिलाएं थी। इसके बारे में मैंने बतलाया है। आज हम लोग उस पर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप जो है वो पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग जो है वो आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 57 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है वो 2 पार्ट में करेंगे टोटल क्वेश्चन को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ये भी मैंने बतलाया था। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्माण के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह जो है वो प्रथम अवसर था। आप जो है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। एम.एन. रॉय ने किया था, बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, या फिर एनी बेसेंट ने किया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो वो आपका एम.एन. रॉय जो है आंसर हो जाएगा। 1934 में ही एम.एन. रॉय ने संविधान निर्मात्री सभा का जो है वो निर्माण करने के लिए कहा था। अगर सबसे पहले पूछेगा तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा का जो विचार किसने रखा था, तो एम.एन. रॉय ने 1934 में ही रखा था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो पहली बार जो संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव था वो क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो रखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा। उस समय जो है 1942 में यह आया था। उस समय जो है वो द्वितीय जो है वो युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो चल रहा था, उसी समय जो है वो आया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात, यानी कि 1942 में यह क्रिप्स मिशन आया और बोला गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद संविधान सभा का निर्माण जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है वो चुनकर आने थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। ठीक है, मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर एक प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य
स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव, और एबी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री थे। तो आप ये भी याद रखिएगा कि स्टैनफोर्ड जो क्रिप्स थे वो कौन थे, तो वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे उस समय, और एबी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री थे, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में आया था। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसका प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उप सभापति कौन थे, तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष थे और तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाए गए। अगर अध्यक्ष का बात बोलेगा तो कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष जो है वो वायसराय थे 1946 में जब अंतरिम सरकार बना, और उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो है वो नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। आप जो है याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कथन और कारण बोला है। कथन, वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। और कारण बोल रहा है कि वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो बंटवारा बच सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा कि कथन सही है पर कारण जो है वो गलत है। यानी कि कथन कह रहा है कि वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों सदस्यों की संख्या समान होनी थी, लेकिन वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, तो यह जो है वो गलत है। यानी कि सिर्फ कारण जो है वो सही है। देख लेते हैं कि अक्टूबर 1943 में देखिए अक्टूबर 1943 में लिथिको के स्थान पर आर्डिक बॉल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। फिर उसके बाद परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना था। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलावा जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल उसमें थे। वेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन जो है सत्य है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो जो वेबेल योजना आया था जून 1945 में भारत आया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का विषय के बारे में सत्य है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय था और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसमें से कौन सा सही है। तो 3 और 4 जो है वो सही है कि वह एक बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो संविधान सभा जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का संभान न होकर के अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट निर्वाचित किया गया था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग जो है वो शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां का जो है वो गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह बात सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत है। और यह बहुदलीय संरचना नहीं था, यह भी सही। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि बहुदलीय संरचना था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो कौन सा सही होगा, तो ए और डी जो है वो सही हो जाएगा। हम लोगों ने ऊपर अभी तुरंत पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन जो है वो सी हो जाएगा कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, यह जो है गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, यह भी बात सही है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार समिति जो है वो बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लिया गया था। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है वो चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है वो निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी रूप से जो है वो चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो उसी के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है वो किया गया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है वो बार बार किस तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष
कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष जो है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए एक ही आंसर पर कितना सारा क्वेश्चन बन गया। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति अगर पूछेगा तो फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी और उप सभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। फिर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने। देखिए पहले उपाध्यक्ष जो अस्थायी बने थे वो H.C. मुखर्जी बने थे 9 दिसंबर के बाद, और पहले उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष अस्थायी रूप से फ्रैंक एंथोनी बने थे 9 दिसंबर को। आप ये भी दोनों जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक से आरंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, कि भारत को संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1946 ईस्वी को किया। 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, और आगे चल कर के यही उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में जो है वो बन गया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत में एक संविधान देने का उद्देश्य जो है वो पारित किया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा बोल रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो करती है। तीसरा बोल रहा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और चौथा कथन बोल रहा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है? तो 1, 2 और 3 जो है सही है। निर्वाचित जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो किया जाता था। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि संसद के एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। और अन्य 3 कथन जो है वो सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 30 क्वेश्चन किया। अब इसमें जो है वो 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो बचा है, जो कि अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पीछे वाला वीडियो, कल वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो उसमें जो है मैंने नोट्स जो है वो पढ़ाया है, तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, तो आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।